यहाँ पर दिया गया सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दोनों चार्ज्ड स्फीयर्स इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड है। एक ही पॉइंट से वो सस्पेंडेड है। चूँकि ये चार्ज्ड स्फीयर्स है तो ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगा और इसके पास कुछ मास भी होगा जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे एक्ट करेगा। तो कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा और ये स्ट्रिंग जो है ये वर्टिकल के साथ एक सर्टेन एंगल बनाएगा। ये वर्टिकल के साथ एक सर्टेन एंगल बनाएगा। दोनों तरफ एंगल बराबर ही होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा गया है कि अगर इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डुबो दिया जाए तो ये जो एंगल है ये एंगल चेंज ना हो। अब गौर से सोचिए, अगर किसी लिक्विड में आप इसे डुबोएंगे तो इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स चेंज हो जाएगा। इस पे बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और साथ ही साथ इस लिक्विड का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो फोर्सेस चेंज हो जाएगा। फिर भी ये जो एंगल है ये एंगल चेंज नहीं होगा। तो ये है सवाल। ये सवाल वैसे एक बार AIEEE 2010 में पूछा गया इस तरह का एक क्वेश्चन, और IIT JEE एडवांस्ड में भी पूछा गया है इस तरह का क्वेश्चन 2020 में। तो चलिए पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया एंगल 30 डिग्री का है। राइट नाउ इट डज नॉट मैटर कि ये एंगल कितना है। दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विथ ईच अदर। ओके, सो ये बीच का एंगल क्या है, फिलहाल तो ये मैटर नहीं करेगा। When suspended in a liquid of density 0.8 gram per cubic centimeter, the angle remains the same. ये है कीवर्ड, ये है मेन पॉइंट कि एंगल चेंज नहीं करेगा। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर का जो डेंसिटी है वो दिया गया है 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें ये पता लगाना है कि उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी वो कितना होगा। तो चलिए एक बार डेटा लिख लेते हैं कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का डेंसिटी कहा गया 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का डेंसिटी जो है ये है 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस लिक्विड को यहाँ से हटाते हैं। जो पहला सिचुएशन है कि इसे एयर में इस तरह से सस्पेंड किया गया, उसके बाद लिक्विड में सस्पेंड किया जाएगा और एंगल नहीं बदलेगा। पहली बात तो आपको ये तय करना है कि इनमें फोर्सेस क्या क्या लग रहा है। जैसे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स इस बॉडी पे अगर देखें तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स इस तरह से इस पे लगेगा, कुछ ऐसे इस पे लगेगा, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा डाउनवर्ड्स। कुछ ये ऐसा होगा कि इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स ठीक उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन ये स्ट्रिंग शो कर रहा है। सो ये रिजल्टेंट फोर्स बनेगा। दैट मीन मुझे थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वेल थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो स्ट्रिंग के साथ सेम लाइन में होगा, लीनियर होगा उसके साथ। बिकॉज आप देखें इस बॉडी पे दो फोर्सेस, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा और दूसरा फोर्स एक्ट करेगा, फिलहाल ये एक्ट कर रहा है अगर एयर में रखा जाए तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस बॉडी पे नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तभी इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये स्ट्रिंग जो टेंशन प्रोवाइड करेगा, ये स्ट्रिंग एक टेंशन प्रोवाइड कर रहा है,
ऊपर की तरफ, जो कि इसे कैंसिल करेगा, इस रिजल्टेंट फोर्स को कैंसिल करेगा। लेट अस से दैट इज एफ आर फॉर रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ये टेंशन का डायरेक्शन ठीक उसी के ऑपोजिट होगा, तब जाके ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। फाइनली एफ ई और एम जी मिल के ये रिजल्टेंट फोर्स बना। तो हम कह सकते हैं इस बॉडी पे एक फोर्स एफ आर एक्ट कर रहा है, क्योंकि एफ ई और एम जी मिला के एफ आर बना। सो उसी एफ आर को कैंसिल करेगा ये टेंशन, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होना होगा। तो हम अगर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जान ले तो स्ट्रिंग भी उसी डायरेक्शन में स्लैंट होगा। अब मज़ेदार बात यह है कि जब आप इसे लिक्विड में इमर्स करते हैं तो दो चीज़ें होती है। जब आप इसे लिक्विड में इमर्स करेंगे तो दो चीज़ें अपीयर करेगा। एक तो यहाँ पर बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा, इस बॉडी पे बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। लेट अस से दैट इज एफ बी फॉर बॉयंट फोर्स। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स होगा वो रिड्यूस करेगा, वो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इस लिक्विड में एक रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, सो दोनों चीज़ों के कारण, इन दोनों चीज़ों के कारण दोनों फोर्सेस जो है एफ ई और रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, उनमें चेंज होगा। इस तरह से चेंज होगा कि उससे जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली उतना ही होगा। एक बार मैं इसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ कि एफ बी अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो लिक्विड में इमर्स करने के बाद यहाँ पर लिक्विड में इमर्स करने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो रिजल्टेंट फोर्स ऑब्वियसली इमर्स करने के बाद ये होगा एम जी माइनस एफ बी, नेट डाउनवर्ड फोर्स। और अगर ये जो डाउनवर्ड फोर्स है अभी लिक्विड में इमर्स करने के बाद, ये डाउनवर्ड फोर्स और फिर जो इमर्स करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, रिपल्सिव फोर्स बनेगा, उन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन अगर एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में होना है जो कि एयर में था, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स जिस रेशियो से घटेगा, जिस परसेंटेज में घटेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी उसी परसेंटेज या उसी रेशियो से घटेगा। अगर ये आधा हो जाता है, डाउनवर्ड फोर्स अगर आधा हो जाता है और एफ ई, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, ये भी आधा हो जाता है, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसी चीज़ को एक बार थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर ले। मान ले कि ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा बना, ठीक है। अभी अगर मैं इसे आधा कर देता हूँ और इसे भी आधा कर देता हूँ और आधा करके सिचुएशन कुछ ऐसा बना, अब एक फोर्स इतना बन गया, ये आधा हो गया, या 1/3, जैसा भी आप ठीक समझे, आप इमेजिन करें। अगर दोनों को हम आधा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स, अब जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो देखिए सेम डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। ये मेन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, समझने के लिए ये मेन पॉइंट है। सिमिलरली आप इसे अगर मान ले 1/3 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, यहाँ पर भी हमने टोटल का 1/3 मतलब 1/3 टोटल का, टोटल फोर्स जो सफ़ेद कलर से डिनोटेड है, तो भी आपको वही चीज़ मिलेगा कि रिजल्टेंट फोर्स जो है, ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगा। यही मेन पॉइंट है समझने के लिए। तो यहाँ से आप
ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स जिस रेशियो से घटा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी उसी रेशियो से घटना होगा। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के हिसाब से, चूँकि यहाँ पर दोनों का डेंसिटी दिया गया है, स्फीयर का डेंसिटी, जो चार्ज स्फीयर है उसका डेंसिटी 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये लिक्विड का डेंसिटी जो है 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इन दोनों से हम ये पता कर सकते हैं कि नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा। यहाँ आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप देखिए, ये डेटा तो लिखा हुआ है 1.6 और 0.8, ये है स्फीयर। तो स्फीयर, ये वाला डेंसिटी स्फीयर के मास को, हेंस वेट को डिसाइड कर रहा है, और ये जो है उसका ठीक आधा है डेंसिटी। मतलब जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, ये जो स्फीयर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, ये स्फीयर जो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, उसका मास, हेंस उसका वेट ठीक उसका आधा होगा, जो स्फीयर का वेट है उसका आधा होगा। यानी कि ये अपवर्ड फोर्स जो है ये mg का आधा है। हेंस एक से आधा गया तो आधा बचा, तो रिजल्टेंट फोर्स आधा हो गया। अब रिजल्टेंट फोर्स आधा हो गया, और ये वाला डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स अगर आधा हो गया तो Fe को भी तो आधा होना है, तब जाके ये जो है रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, हेंस स्ट्रिंग का एंगल चेंज नहीं होगा। तो अगर Fe को आधा होना है, Fe अगर आधा होना है, तो आप देखें एयर में ये तो हम लोग मेंटल कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे Fb और mg माइनस Fb, इन सब को तो मेंटल कैलकुलेशन है, ताकि कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकें। तो अगर आधा होना है तो आप सोचिए कि इसको रिलेटिव परमिटिविटी को कितना होना होगा? रिलेटिव परमिटिविटी को 2 होना होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कूलम्स कांस्टेंट है एयर में, इनटू दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, लेट अस से Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय R, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये तो होता है एयर में दो चार्जेस के बीच का लगा हुआ फोर्स। और अगर वो एक ऐसे मीडियम में हो, सारे सिस्टम सेम हो, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, लेकिन मीडियम अगर बदल जाए तो फिर यही फॉर्मूला हम लिखते हैं, आप याद कीजिए यहाँ पर, रिलेटिव परमिटिविटी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज सेम एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो आप गौर से देखें, अगर रिलेटिव परमिटिविटी 2 हुआ तो फिर ये फोर्स आधा हो जाएगा। यहाँ पर 2 पुट करके देखें, ये पूरा एक्सप्रेशन आधा हो जाएगा। हेंस यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को आधा होने के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चाहिए होगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड, दैट शुड बी 2। ठीक है, एक बार चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। Fb को कैलकुलेट करेंगे फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। Fb को कैलकुलेट करेंगे और फिर mg माइनस Fb देख लेंगे कितना होगा। खैर, यहाँ पर आप मान लें कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम है V, और इस स्फीयर का डेंसिटी इतना कहा गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मास ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू V इंटू इसका डेंसिटी। सो 1.6 इंटू V। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, आप मान ले कि वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में पता किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर SI में ले जाने की ज़रूरत नहीं है यूनिट को, हम कंपेयर कर रहे हैं। हम कंपेयर करके ये देख रहे थे कि mg का आधा बनेगा Fb, वही चाहिए हमें, परसेंटेज चाहिए। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि रिजल्टेंट फोर्स किस परसेंटेज में घटेगा या किस रेशियो में घटेगा, ये डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स, उस रेशियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, हॉरिजॉन्टल फोर्स को उसी रेशियो में घटना होगा। तो हमें रेशियो से मतलब है। इसीलिए इसे यहाँ पर आपको SI में ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में ले जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर V हुआ तो 1.6 इंटू V, ये हो जाएगा इसका मास, और इसका जो वेट हो जाएगा, ये वेट, इसका जो वेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1.6। वेट इज सेम एज mg, जो हम mg कहते हैं वो वेट ही है। 1.6 इंटू V, ये तो मास हो गया, मास के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे मल्टीप्लाई कर दें। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है, यहाँ पर जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है
जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम भी तो उतना ही होगा जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है। सो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम भी v, इसका भी वॉल्यूम v, जो कि बॉयंट फोर्स बनाएगा। इसी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ही तो बॉयंट फोर्स है, दैट इज उसी के बराबर बॉयंट फोर्स अपवर्ड होता है। सो यहाँ पर मास ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू 0.8 v, यहाँ पर भी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड दैट इज इक्वल टू 0.8 vg। तो यहाँ आप कंपेयर करके देख ले, यहाँ पर ये हो गया स्फीयर का वेट या डाउनवर्ड फोर्स, और ये जो है ये है बॉयंट फोर्स विच इज़ अपवर्ड फोर्स, FB बॉयंट फोर्स है ये। तो यहाँ से क्लियर है ये आधा होगा, mg का ठीक आधा है। सो mg का ठीक अगर ये आधा होगा दैट इज़ इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 2, तो ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ये भी बन जाएगा mg डिवाइडेड बाई 2। और इस पार्ट को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इस पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी अगर प्रोसेस से हम आगे बढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना, उस न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हम FE नाम दे दे, FE डैश, पहले तो FE था, वो अब घट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण या डाइलेक्ट्रिक के कारण, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी के कारण ये घट के FE डैश बन गया। सो यहाँ इस फिगर से ये क्लियर है कि अगर डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड में डुबोने के बाद आधा हो जाता है तो इसे भी आधा होना होगा। सो FE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FE डैश, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि FE डैश शुड बी हाफ ऑफ FE। अब FE डैश कितना होगा? FE डैश शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो ये लिक्विड की बात है तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी आप कह लें उसे इंट्रोड्यूस करना होगा। दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड, लेट अस से दोनों में सेम चार्ज है या अलग चार्ज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दोनों में मान लेते हैं सेम ही चार्ज है, Q इंटू Q, और डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस लेट अस से दैट इज R, उसका स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ FE कितना होगा? FE को भी कैलकुलेट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय R। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं हुआ, ना तो डुबोने से पहले ना ही डुबोने के बाद वो चेंज नहीं हुआ है। सो ये इन दोनों को इक्वेट जब हम करेंगे तो आप गौर से देखें, कंपेयर करके देखें, कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कंपेयर करके देखें, आप पाएंगे दिस थिंग इज इक्वल टू दिस नंबर। सो इस लिक्विड का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा, दैट रिलेटिव परमिटिविटी इज 2। वेल, अब आते हैं एडवांस्ड का जो क्वेश्चन है, 2020 का एडवांस्ड का क्वेश्चन, उसे भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिनेरियो बिल्कुल सेम, टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स, सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम कॉमन पॉइंट, जैसा पिछले केस में भी था। टू नॉन कंडक्टिंग मासलेस स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ। इक्विलिब्रियम में जब ये था तो द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज थीटा, मान ले कोई भी एंगल था, इसीलिए मैं पिछले केस में कह रहा था कि इट डज़ नॉट मैटर कि ये 30 डिग्री हो या 25 डिग्री हो, 60 डिग्रीज हो, डज़ नॉट मैटर, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है उसे। सो द स्फीयर्स आर नाउ इमर्स्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है। तो मुझे सब कुछ तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले था, ये जो था, अच्छा चलिए मैं पहले बाकी जो यहाँ पर ऑप्शंस है उसे एक बार देख लेता हूँ, फिर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। सो ये वो स्फीयर है, ये वो स्फीयर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रेपल्सिव फोर्स होगा वो 21 टाइम्स घट जाएगा लिक्विड में डुबोने के बाद। कहा गया एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन द सेम आफ्टर द इमर्शन,
तो इन ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन सही है, क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखे, इस तरह के सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन्स द सेम, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस लिक्विड का, तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता, 21 टाइम्स तो वो घट जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिड्यूसेस, बिल्कुल रिड्यूस करेगा, कितना रिड्यूस करेगा, 21 टाइम्स रिड्यूस करेगा, तो ये सही है। मास डेंसिटी, यानी कि जिसे सिंपली हम लोग डेंसिटी कहते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, इसे तो हमें कैलकुलेट करना होगा, ऐसे ही देख के हम नहीं बता सकते। चलिए इस कैलकुलेशन को हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर्स रिमेन्स द सेम। क्या पिछले केस में टेंशन सेम था? जब डुबो दिया गया पानी में, टेंशन सेम होगा या कम या ज़्यादा होगा? देखिए टेंशन को ये रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होना है। सो डुबोने से पहले, लिक्विड में डुबोने से पहले रिजल्टेंट फोर्स अगर इतना था, तो उस केस में टेंशन को भी हम अगर ड्रॉ करें तो उसी लेंथ में ड्रॉ करेंगे, टेंशन भी उसी मैग्नीट्यूड में था ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही रिजल्टेंट फोर्स ये घट गया, लिक्विड में डुबोने के बाद ये घट गया जब, तो फिर ये जो टेंशन है, ये टेंशन भी अब उसी रेशियो में घटेगा, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करना है। ये रिजल्टेंट फोर्स और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तब जाके ये एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब टेंशन सेम नहीं हो सकता ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में टेंशन सेम नहीं हो सकता है। सो ये गलत ऑप्शन है। अब मास डेंसिटी को कैलकुलेट करके देखना है, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, इसका मतलब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक राइट ऑप्शन हमें मिल चुका है, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो अब आता है कैलकुलेशन। तो फिर यहाँ पर देखिए, डुबोने से पहले ये अगर फोर्स था Fe, और फिर लिक्विड में डुबोने के बाद 21 टाइम्स घट जाएगा। सो ये जो अब रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, ये Fe डिवाइडेड बाय 21 होगा, बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 21। इसका मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स था, लेट अस से mg, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, अब लिक्विड में डुबोने के बाद डाउनवर्ड फोर्स को भी 21 टाइम्स घटना है। सो अब डाउनवर्ड फोर्स जो है, दैट शुड बी mg डिवाइडेड बाय 21, तब जाके रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट जो फोर्स है, जो इस तरह से इस डायरेक्शन में काम करेगा, जिसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब बॉयंट फोर्स कितना होना चाहिए? सो बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स को कितना होना होगा? चलिए मैं क्या करता हूँ, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, जिसे मैं mg डिवाइडेड बाई 21 लिख रहा था, जिसे mg लिख रहा था, मैं mg को कर देता हूँ 21x। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स, डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स बना आफ्टर इमर्शन, सो जो कि mg डिवाइडेड बाई 21 है, इसे हम सिर्फ x कह सकते हैं। अगर इसे हम सिर्फ x कहेंगे, पहले 21x था, अपवर्ड फोर्स, अपोजिट अपवर्ड फोर्स जिसने इसके इफेक्ट को घटाया, काट दिया, काट के x बनाया, तो ऑब्वियसली ये 20x होगा, ये 20x होगा। और हम 20x को ऐसे भी कह सकते हैं, 21x अगर mg हुआ तो 20x कितना होगा? mg डिवाइडेड बाई 21 इंटू 20। सो ये बॉयंट फोर्स हो गया, दैट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। अब आप देखिए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। लिक्विड का डेंसिटी दिया गया है, हम मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम v है। अब आप क्या करेंगे, व्हाट शुड बी द प्रोसेस? इस v से लिक्विड के डेंसिटी से आप बॉयंट फोर्स पता कर सकते हैं। बॉयंट फोर्स से आप mg का वैल्यू पता कर सकते हैं, एंड mg से आप वापस इसका डेंसिटी पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं।
वेल सो यहाँ पर अगर वॉल्यूम इसका v हुआ, वॉल्यूम अगर v हुआ तो बॉयंट फोर्स एफ बी इज इक्वल टू द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो माफ़ कीजिएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास अगर देखें तो ये हो जाएगा 800 इंटू वी। 800 उसका डेंसिटी है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये वॉल्यूम इसका v है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। सो ये हो गया मास, इसके साथ g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया वेट। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ये हो गया बॉयंट फोर्स। अब दैट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 21 इंटू 20। ये हमने यहाँ पर देखा था mg का ये जो घटने बढ़ने का जो जिस रेशियो से ये घटा था उसके हिसाब से हमने बॉयंट फोर्स पता किया था, mg डिवाइडेड बाय 21 इंटू 20। तो यहाँ पर आप देखें अगर हम कैलकुलेट करते हैं mg को तो ये 21 इधर आएगा, 20 नीचे चला जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लें, ये बन जाएगा 840। 800 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20, 20 इंटू 40 इज़ 800, 40 इंटू 21 इज़ 840, 40 बढ़ जाएगा, 40 बढ़ जाएगा। 840 Vg इज़ इक्वल टू mg, ये mg। तो g को कैंसिल कर दे, g को ऐसा कैंसिल कर दे, और मास इज़ इक्वल टू 840 V। तो इसका मास अगर 840 यूनिट तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया था, 840 इंटू वॉल्यूम होता है तो ऑब्वियसली ये 840 जो है इसका डेंसिटी है। सो 840 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका डेंसिटी है। तो ये भी सही ऑप्शन है। तो IIT JEE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।